वेलकम टू AR रिसर्च पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, मैं राकेश सर आज आप लोग को इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ाएंगे, जो कि 10th क्लास में इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसके बारे में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, कॉपी और कलम लेकर बैठिए, शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाए थे। आज हम समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद में जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, वो आपको AR रिसर्च पॉइंट पर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले समाजवाद के बारे में हम लोग जानते हैं। समाजवाद समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक विचारधारा है। यह एक ऐसा विचारधारा है जो कि ऐसा समाज का गठन करना चाहता है जिसमें समाज में कोई किसी का शोषण न करे, मिलजुल करके रहे, और प्रकृति में जो समाज को मिला है उसका उपयोग जो है सब मिलजुल कर करे। यही विचारधारा समाजवाद कहलाता है। तो समाजवाद में क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का, समाज के कोई वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए। यही विचारधारा क्या कहलाता है? समाजवाद। तो समाजवाद विचारधारा यानी कि समाजवाद का जब विकास हो रहा था तो ये दो चरणों में हुआ था। पहला इसको जो है बांटा गया था यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद के बारे में समझिए। यूटोपियन समाजवाद क्या होता है? तो इसे स्वप्नदर्शी समाजवाद भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहा जाता है। यूटोपियन समाजवाद के जो समर्थक थे उसमें से प्रमुख सेंट साइमन, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन जैसे महान समाजवादी विचारक थे। तो एक थे रॉबर्ट ओवन। ये तीनों जो थे यूटोपियन समाजवाद, जिसे स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहा जाता है, इसके समर्थक थे, ठीक है। सेंट साइमन का क्या मानना था? सेंट साइमन का मानना था कि ऐसा समाज का गठन होना चाहिए जिसमें समाज के कोई वर्ग का शोषित, यानी कि कोई भी वर्ग शोषित नहीं हो। ऐसा समाजवाद का स्थापना करना चाहता था कौन? सेंट साइमन। ऐसे विचार के जो है समर्थक थे कौन? सेंट साइमन, ठीक है। उसके बाद लुई ब्ला का क्या मानना था? लुई ब्ला का मानना था कि समाज में आर्थिक सुधार के लिए जो है, आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार भी जरूरी है। किसका मानना था? लुई ब्ला का मानना था। उसके बाद रॉबर्ट ओवन का क्या मानना था? रॉबर्ट ओवन से क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ओवन के बारे में जान लीजिए। रॉबर्ट ओवन जो थे ये फ्रांसीसी समाजवाद के जनक भी इसे कहा जाता है। फ्रांसीसी समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को। और रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? तो ये जो थे इंग्लैंड के उद्योगपति थे। कहाँ के उद्योगपति थे? इंग्लैंड के उद्योगपति थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रॉबर्ट ओवन से बन सकता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। और फ्रांसीसी समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन का क्या मानना था? रॉबर्ट ओवन का मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हो सकता है या होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन का क्या मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। रॉबर्ट ओवन का मानना था। लुई ब्ला क्या कहा था कि आर्थिक सुधार, समाज में आर्थिक सुधार लाने के लिए
राजनीतिक सुधार भी जरूरी है, लुई ब्ला का मानना था। सेंट साइमन का मानना था कि किसी का भी समाज में किसी भी वर्ग का शोषण नहीं किया जाए और प्रकृति में जितना भी वस्तु है सबका प्रयोग उपयोग सब मिलजुल करके करे, सेंट साइमन का मानना था। तो ये हुआ यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है, और एक और परिभाषा इस तरह से भी हो सकता है। यूटोपियन समाजवाद जो आया था ना, ये कार्ल मार्क्स के उदय के पहले वाले समाजवाद था। तो कार्ल मार्क्स के बारे में इसके आगे हम जान लेते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो यूटोपियन समाजवाद को क्या कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स के उदय के पहले वाले समाजवाद, कार्ल मार्क्स के उदय के पहले वाले समाजवाद को, उदय के पहले वाले समाजवाद को क्या बोला जाता है, यूटोपियन समाजवाद। तो समाजवाद का जो विकास हुआ था 2 स्टेप में हुआ था। पहला यूटोपियन समाजवाद, जिसका जनक तो नहीं है लेकिन मेन रूप से इसका 3 समर्थक विचारक थे, सेंट साइमन, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन, ठीक है। तो आप लोग यूटोपियन समाजवाद के बारे में जान गए होंगे। चलिए अब दूसरा इसका स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या हुआ था, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद, तो वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में समझिए। देखिए, समाजवाद का जो विकास हुआ था ना, वो 2 चरणों में हुआ था। पहला तो यूटोपियन समाजवाद, जिसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद है। तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है ना, हम क्या बताए थे कि कार्ल मार्क्स के उदय के पहले वाले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद में क्या हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का उदय हो गया था। उदय मतलब कार्ल मार्क्स इसमें ज़्यादा अपना योगदान दिए थे इस विचार में। इसे आधुनिक समाजवाद भी कहा जा सकता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स के उदय के बाद वाले समाजवाद है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का जो है ना जन्म, सबसे पहले जानिए जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो है ना 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो स्थान कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो याद कीजिए, जर्मनी के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ाए थे कि जर्मनी, जिसकी राजधानी अभी बर्लिन है, जर्मनी का एकीकरण में बताए थे। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, विलियम प्रथम वहाँ का शासक था। तो आप लोग रिवीजन हो गया, याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद किस स्थान पर जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मनी में हुआ था, तो राइन प्रांत है वहां पर, प्रांत माने राज होता है, राइन प्रांत के ट्रिगर नगर में, ट्रियर होता है, ट्रियर नगर में हुआ था, ठीक है। इसके पिता जो है ना प्रसिद्ध वकील थे। इसके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, हेनरिक मार्क्स, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स, जो कि एक फेमस वकील थे। कार्ल मार्क्स अपने पिता के तरह वह भी वकील बनना चाहते थे। 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जो है ना अपना हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा लेने के लिए फ्रांस के राजधानी पेरिस गए, शिक्षा लेने के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा लेने के लिए पेरिस गए। कहाँ पर गए, पेरिस गए। पेरिस में इसका जो है ना मुलाकात जो है इसका दोस्त एग्लेंस से हुआ, ठीक है, एग्लेंस से हुआ। और इसके प्रभाव में आकर के कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति बन गए। एग्लेंस के साथ जो है 1848 में, एग्लेंस के साथ 1848 में कार्ल मार्क्स और एग्लेंस दोनों मिल करके
एक समाजवादी घोषणा पत्र तैयार किया। तो क्वेश्चन आता है कि समाजवादी घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? तो 1848। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों मिल करके समाजवादी घोषणा पत्र लिखे, घोषणा पत्र प्रकाशित किए। ठीक है, इसके बारे में एक बार फिर से समझिए। जन्म कब हुआ? तो 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिगर नगर में हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो हेनरिक मार्क्स था। 1844 में वो उस शिक्षा के लिए कहाँ गया? पेरिस गया। उसका मुलाकात किससे हुआ था? एंगेल्स से हुआ था। और दोनों एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिल करके, यानी कि दोनों मिल करके क्या लिखा था? तो समाजवादी घोषणा पत्र कब लिखे थे? तो 1848 को। ठीक है, और इसका विवाह जो है, कार्ल मार्क्स का विवाह बचपन का मित्र थी, उसका नाम था जेनी, उससे हुआ। ठीक है, और इन्होंने 1867 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1867 में उन्होंने दास कैपिटल का रचना किया था। दास कैपिटल की रचना किया था। कौन? तो कार्ल मार्क्स कैपिटल की रचना किया, जिसे जो है ना अभी के टाइम में समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबल भी बोला जाता है। बाइबल भी बोला जाता है। समाजवादियों का क्या बोला जाता है? बाइबल बोला जाता है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल भी बोला जाता है। किसे? दास कैपिटल को। तो हम जाने कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में, इसका बचपन से लेकर के, अच्छा इसका मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु जो है ना 1848 ईस्वी में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, आप अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो है ना अपना कुछ सिद्धांत दिए थे। अब हम उसके सिद्धांत के बारे में बता देते हैं। ठीक है, चलिए उसका सिद्धांत देखते हैं। चलिए, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, तो सिद्धांत में वो क्या क्या सिद्धांत दिए? तो पहला सिद्धांत दिए द्वैतात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या दिए? दूसरा सिद्धांत दिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या दिए? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। अच्छा, ये जो है ना क्वेश्चन कभी कभार आता है, नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको जो है ना लिख करके बता देते हैं और इसको नोट्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए। मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत दिया था। राजहीन और वर्गहीन समाज का सिद्धांत दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने कुल कितने सिद्धांत दिए थे? तो कुल 5 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में और कुछ बात जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है ना सम्मेलन किया था, तो इसे प्रथम सम्मेलन भी बोला जाता है। मार्क्स तथा इसके प्रथम सम्मेलन। तो प्रथम सम्मेलन में क्या हुआ था? प्रथम सम्मेलन में क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स का प्रथम सम्मेलन हुआ था, उसमें हुआ क्या था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सम्मेलन, तो इसमें क्या हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन में मार्क्स का, किसका? मार्क्स का। तो कब हुआ था? तो 1864 में। कार्ल मार्क्स का पहला सम्मेलन 1864 में हुआ था। और कार्ल मार्क्स जो है ना 1864 ईस्वी में मजदूर को एक करने का प्रयास किया और मजदूर को यह समझाने में सफल हुआ कि आप, मजदूर को यह समझाया कि आप जो शोषण हो रहे हैं, आप शोषण से छुटकारा आप खुद के प्रयास से हो सकते हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स का जो है दूसरा सम्मेलन हुआ था। दूसरा सम्मेलन ये कब हुआ था? ये जो है इसके अनुयायी द्वारा, किसके अनुयायी? कार्ल मार्क्स के अनुयायी द्वारा 1889 ईस्वी में दूसरा सम्मेलन हुआ था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले जो है मजदूर दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार जो है 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया गया था। 1 मई ईस्वी 1890 को पहली बार जो है ना मजदूर दिवस मनाया गया था। मजदूर दिवस
तो दूसरा सम्मेलन के बाद जो है मजदूर दिवस मनाने लगा था 1 मई 1890 में सबसे पहले। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाने की शुरुआत हो गई। तो हमने जाना कि कार्ल मार्क्स के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब आ जाता है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से पहले एक वर्ग जान लीजिए। एक वर्ग क्या होता है? सर्वहारा वर्ग। ये एग्जाम में पूछता है 2 मार्क में, सर्वहारा वर्ग क्या होता है? तो सर्वहारा वर्ग, देखिए सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है समाज का ऐसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर, किसान आते हैं। कौन कौन आते हैं? गरीब, मजदूर, किसान आते हैं। गरीब, मजदूर तथा किसान आते हैं। इसका जो है ना आर्थिक स्थिति जो है ना खराब रहती है। आर्थिक स्थिति क्या रहती है? खराब रहती है। आर्थिक स्थिति बेहद खराब रहती है। तो ऐसा वर्ग को है ना सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो रूस में सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान सब आते थे, ठीक। तो गरीब का स्थिति तो खराब है, इसलिए वो गरीब है। उसके बाद मजदूर, किसान सबका स्थिति खराब था। तो कार्ल मार्क्स जो है अपने समाजवादी विचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया और इसी का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि रूसी क्रांति हुआ। रूस में रूसी क्रांति कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से पहले एक जो है खूनी रविवार के बारे में जान लीजिए। खूनी रविवार क्या होता है? खूनी रविवार, खूनी रविवार, देखिए नाम में लगा है खूनी, मतलब खून हो गया था। कब? रविवार को। तो खूनी रविवार, खून हो गया रविवार मतलब रूस में खून हो गया था। क्या हुआ था समझिए। तारीख था 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। रूस के शोषित किसान, मजदूर, भूखे व्यक्ति राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग के तरफ जो है आंदोलन करते हुए जा रहे थे और मांग कर रहे थे कि मजदूर सबका स्थिति सुधरे, इसका मांग कर रहे थे। राजा ने क्या किया था? रूस के शासक को जो है जार कहा जाता है, जार ने क्या किया था? गोली चलवा दिया। मजदूर, किसान सब पर जो है ना गोली चलवा दिया। जितना भी लोग था आंदोलन में सब पर गोली चलवा दिए। गोली से क्या दिए? भुनवा दिए। भुनवा दिए, जिससे जो है ना रूस की सड़कें लाल हो गई। दिन रविवार था, इसलिए उस घटना को जो है ना खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इसमें हजारों किसान मजदूरों की जान चली गई, ठीक है। वही घटना रूस में जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका प्रभाव ये हुआ, आगे बताते हैं। प्रभाव ये हुआ कि रूस में है जो है ना एक क्रांति हुआ, बहुत बड़ा क्रांति, जिसका नाम था रूसी क्रांति। इसका कारण क्या था? सबसे पहले रूसी क्रांति का नेतृत्व जो है ना लेनिन ने किया था। तो रूसी क्रांति का कारण हम समझते हैं। कारण क्या था? तो हम स्टार्टिंग से ही आपको बार बार कह रहे हैं कि गरीब मजदूर, शोषित मजदूर। तो इसका मतलब है कि मजदूरों की स्थिति खराब थी। सबसे पहले राजा जो था ना वहाँ का, रूस के राजा को जार बोला जाता है। तो जार निरंकुश था। जार कैसा था? जार निरंकुश था। निरंकुश था। पहला क्या था कारण? जार निरंकुश था। रूस का शासक को क्या बोला जाता है? जार। जार कैसा था? निरंकुश था। यानी कि जार का नाम क्या था? तो जार माने शासक। शासक जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय जो था निरंकुश था। मजदूर जनता सब पर ध्यान नहीं देता था, अपना देश राज्य पर ध्यान नहीं देता था। कौन? तो निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन पूछेगा रूसी क्रांति के समय
रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति आगे बताएंगे, बोल्शेविक क्रांति तो वहां पर बताएंगे कब हुआ था। ठीक है, यहाँ समझिए रूसी क्रांति के कारण। तो पहला जार निरंकुश था। दूसरा, किसानों की स्थिति खराब थी, तो किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति। तीसरा, मजदूरों की खराब स्थिति या दयनीय स्थिति, मजदूर की दयनीय स्थिति। ठीक है, और जो है इसका तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, इसका तत्कालिक कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, रूस की हार, ये जो है ना, ये इसका तत्कालिक कारण थे, तत्कालीन कारण थे। उसके बाद रूसीकरण की नीति, बताते हैं रूसीकरण की नीति क्या होता है। रूसीकरण की नीति अब हम समझते हैं। पहला जार निकोलस जो है, रूस के शासक को जार कहा जाता है, वो जो है निरंकुश था, जनता का बात नहीं मानते थे। बात नहीं मानने का सेंस, जनता पर ध्यान नहीं देते थे, गरीब का हालात खराब हो गया। और चूंकि जो है उस टाइम में जार का जो है मुख्य स्रोत था आमदनी का, वो टैक्स ही था, तो किसान सबसे टैक्स लेता था। तो जब स्थिति खराब हो गई तो टैक्स देने में कठिनाई होता था किसान को। उसके बाद किसानों की स्थिति जिससे खराब हो गई तो दूसरा किसानों की स्थिति खराब हो गई। जब किसान का स्थिति खराब हुआ तो मजदूर का भी स्थिति खराब हो गया, तो मजदूर की दयनीय स्थिति। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, हाँ इसको समझते हैं क्योंकि ये तत्कालिक कारण थे। तत्कालीन कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस भाग लिया तो बिना किसी, वहां का शासक इतना बकलोल था कि वह बिना किसी तैयारी के ही युद्ध में जो है कूद पड़े। और सैनिक सबको जो है समय समय पर हथियार नहीं दिए, खाने के लिए नहीं दिए, जिसके कारण जो है रूस का जो है हार गया। क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ी चीज होती है मोटिवेशन, और देश का मुखिया कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वहाँ का राजा ही निरंकुश था, तो आप लोग को ताज्जुब होगा कि रूस कैसे हार गया, ये जापान से भी हारा है। ठीक है, उसका रूसीकरण की नीति के बारे में समझते हैं। रूस का जो जार था ना, जार माने शासक, रूस के शासक को जार कहा जाता है। तो रूस का शासक जो है वो जो है एक नियम लादना चाहते थे पूरा रूस पर, रूसीकरण की नीति उसी को कहा जाता है। तो इसमें था क्या कि पूरा देश में एक ही भाषा बोल सकता है लोग, जो राजा कहेगा। उसके बाद एक ही संस्कृति को मानेगा। ये सब जो है फिक्स किए हुआ था कि भाषा और संस्कृति राजा डिसाइड करेगा, कौन और पहनावा कैसा, कपड़ा कौन कैसा पहनेगा नहीं पहनेगा, सब कुछ जो है राजा के मन से। तो ये भी इसका कारण था। तो हमने जाना रूसी क्रांति के कारण को जाना। तो कारण में क्या क्या जाने आप लोग? राजा निरंकुश था, किसानों की स्थिति दयनीय था, मजदूर की दयनीय स्थिति था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूसीकरण, रूस की हार, उसके बाद रूसीकरण की नीति। तो फिर इसके आगे क्या होता है? तो रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के बारे में और डिटेल से पढ़िए। रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति के बाद एक क्रांति हुआ था, उसका नाम था बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, इसी को बोला जाता है नवंबर की क्रांति। क्या बोला जाता है? नवंबर की क्रांति। रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, नवंबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अभी हम बताते हैं इसे। 17 नवंबर, नवंबर की क्रांति। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में 2 कैलेंडर प्रचलित था, इसलिए उसे अक्टूबर की क्रांति भी बोला जाता है। अक्टूबर की क्रांति, समझिए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन के नेतृत्व में जो है, लेनिन लेनिन के नेतृत्व में जो है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो बोल्शेविक दल था, तो बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? तो लेनिन थे। तो लेनिन के बारे में अब हम लोग जानते हैं। लेनिन जो है ना, रूस के आर्थिक सुधार
डालने के लिए। लेनिन ने एनईपी का गठन किया था, एनईपी का गठन किया था। एनईपी क्या होता है? तो एनईपी न्यू, ई से इकोनॉमिक, पी से पॉलिसी, पी से पॉलिसी, ई से इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। चलिए फिर से समझते हैं अगला पेज पर। नेप, एनईपी, नेप, नेप मतलब न्यू, एन फॉर न्यू, ई फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये क्या था? तो नई आर्थिक नीति, नीति 1921 में जो है ना एनईपी का गठन किया था। कौन गठन किया था? तो लेनिन ने किया था। तो लेनिन के बारे में पहला चीज जाने कि लेनिन ने एनईपी का गठन किया था। कब किया था जी? तो 1921 ईस्वी में किया था। लेनिन कब मर गया जी? तो 1924 ईस्वी में मर गया। इसके बाद जो है हम अगला नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। तो 2 पार्ट में हम वीडियो लाएंगे। तो पहला पार्ट खत्म हो गया और अगला पार्ट हम लाएंगे, उसमें पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, हम पूरा इतिहास को खत्म करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।